प्यारे बच्चों, आज हम दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा था। हड़प्पा सभ्यता के बाद आई थी वैदिक सभ्यता, जिसके बारे में आपने नहीं पढ़ना। वैदिक सभ्यता के बाद कई वंश आए। आपने जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो है मौर्य वंश के बारे में। तो मौर्य वंश के बारे में इसमें सारा पढ़ाया जाएगा। तो ये जो इसका पहला टॉपिक है प्रिंसेप और पिएदसी। तो प्रिंसेप का क्या अर्थ है, पिएदसी का क्या अर्थ है, वो आप इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें जो बिल्कुल फर्स्ट लाइन है, भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला। अब ये जो जेम्स प्रिंसेप हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी थे और जो अभिलेख मिले थे उनमें जो लिपि थी या तो वो ब्राह्मी थी या वो ख्रोष्टी लिपि थी, तो उसका इन्होंने अर्थ निकाला। तुम्हें पता है हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि मिली है उसको आज तक कोई नहीं पढ़ पाया, तो उसके बारे में जानकारी बहुत कम है। लेकिन ये ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपि का अर्थ इन्होंने निकाल दिया। इसी वजह से भारतीय अभिलेख विज्ञान में प्रगति हुई। और ये टाइम था 1830 का दशक। 1830 का दशक का मतलब हुआ 1830 से 1840 का जो समय है। दशक 10 साल के उसमें कहते हैं। तो इसमें आगे लिखा हुआ है, इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया है। यानी कि जितने भी सिक्के मिले, अभिलेख मिले, उनमें या तो ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ था या ख्रोष्टी लिपि में लिखा हुआ था। प्रिंसेप को पता चला कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर पिएदसी यानी मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा है। तो प्रिंसेप ने जैसे लिपि के अर्थ निकाल लिए थे, उसको पता चल गया था क्या लिखा हुआ है, तो उसने देखा कि ज़्यादातर जो अभिलेख और सिक्के थे उन पे पिएदसी लिखा हुआ है। पिए का मतलब होता है प्रिय और दसी मीन्स दिखाई देने वाला। तो पिएदसी का अर्थ क्या है, मनोहर मुखाकृति वाला। तो उन्होंने देखा कि ज़्यादातर अभिलेखों और सिक्कों पर पिएदसी लिखा हुआ है और कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी लिखा हुआ है। मतलब कई जगह पे खाली पिएदसी लिखा था, कहीं पिएदसी के साथ अशोक भी लिखा था। तो इससे पता चल गया कि ये जो पिएदसी शब्द है ये राजा अशोक के लिए इस्तेमाल किया गया था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। तो ये आपने फर्स्ट पैराग्राफ तो बेटा पूरा ही अंडरलाइन करना है। और ये जो साइड में लिखा हुआ है ये भी अंडरलाइन करो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहते हैं। अभिलेखों को जो स्टडी किया जाता है कि भाई क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर, वो जो अध्ययन है वो तो है अभिलेख शास्त्र। और जो व्यक्ति इसका अध्ययन करते हैं उनको कहते हैं अभिलेख शास्त्री। तो वो अभी हमने ये जो फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक एक नंबर के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं, अभिलेखों का अध्ययन करना अभिलेख शास्त्र है। जेम्स प्रिंसेप कौन था? जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी था। भारतीय अभिलेख विज्ञान में उल्लेखनीय प्रगति कब हुई? 1830 के दशक में हुई। ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपि का अर्थ किसने निकाला? जेम्स प्रिंसेप ने निकाला। पिएदसी शब्द का क्या अर्थ है? पिएदसी शब्द का अर्थ है मनोहर मुखाकृति वाला। पिएदसी शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ था? पिएदसी शब्द राजा अशोक के लिए इस्तेमाल हुआ था। तो एक एक नंबर की ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं बेटा। कई बार क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग में आ जाता है तो वो मिलाकर भी लिखा जाता है। जैसे कि जेम्स प्रिंसेप कौन था? इतिहास लेखन में उनका क्या योगदान रहा? तो इस जब मैंने ऐसे प्रश्न बोला है ना तो इसमें ये पूरा पैराग्राफ आ जाएगा कि 1830 के दशक में प्रगति हुई। जेम्स प्रिंसेप ने ये दो लिपियां ब्राह्मी और ख्रोष्टी का अर्थ निकाला। उससे जो अभिलेखों और सिक्कों पे जो कुछ भी लिखा हुआ था वो पढ़ा जाने लगा। तो ये सब पूरा पैराग्राफ तब उसमें आ जाएगा। इसके बाद आप आ जाओ सेकंड टॉपिक पे,
सेकंड टॉपिक से पहले बेटा ये साइड में ये जो अभिलेख के बारे में लिखा है एक बार इसको अंडरलाइन कर लें। अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे हुए होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभिलेख कहते किसे हैं। पत्थरों पे, धातुओं पे या किसी भी कठोर सतह पे जो खुदाई करके लिखा हुआ है उसको अभिलेख कहते हैं। जैसे आज भी अगर तुम किसी मंदिर में या इधर उधर जाओ तो कहीं वो खुदाई करके लिखा होता है कि ये पंखे इन्होंने दान करे, ये कमरे का ये बेंच इन्होंने लगवाया, तो ये सब अभिलेख होते हैं। तो अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप या विचार लिखे होते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। अब अभिलेख कोई गरीब तो नहीं बनवाएगा ना, तो अभिलेख ज़्यादातर राजा लोग बनवाते थे जो वो अपने सारी उपलब्धियां लिखते थे उसमें, या वो धार्मिक संस्थाओं में जो दान वगैरह देते थे उसके बारे में वो लिखवाते थे उसमें। तो ये आप अंडरलाइन कर लो। उसके बाद इसी में ही नेक्स्ट पैराग्राफ में प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषाओं में लिखे जाते थे। तो इनकी भाषा प्राकृत होती थी। प्राकृत उन भाषाओं को कहा जाता था जो जन सामान्य की भाषाएं होती थी, यानी जो आम लोगों की भाषा होती थी प्राकृत भाषा, उसमें अभिलेख लिखे जाते थे ताकि सभी लोग उसको पढ़ सकें और समझ सकें। अब आपने जो है अभी ये जो अभिलेख वाला मैंने पढ़वाया है इसमें एक प्रश्न तो सीधा सीधा यही बन जाता है कि अभिलेख किसे कहते हैं। दूसरा, अभिलेखों की भाषा कौन सी होती थी, तो प्राकृत भाषा होती थी। और अभिलेखों की लिपि अगर पूछी जाए तो लिपि कौन सी बताओगे, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि। तो इसके बाद अब आप आ जाओ 2.1 टॉपिक पर जिसका नाम है 16 महाजनपद। तो 16 महाजनपद पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जनपद क्या होता है, क्योंकि जनपद और महाजनपद, महाजनपद जनपद से ही आया है ना, तो पहले आपको जनपद का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। तो पहले आप जनपद को बेटा समझो। जन का मतलब क्या होता है, लोग, और पद का मतलब होता है पैर। तो जनपद यानी लोगों का पैर, यानी कि लोगों का पैर कहीं आ गया। तो लोगों का पैर आने का मतलब ये है कि कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ पर लोग आकर बस गए, तो उसको कहते हैं जनपद। यहाँ साइड में लिखा भी हुआ है कि जनपद एक ऐसा भूखंड है जहाँ पर कोई भी जन, कोई भी लोग हैं, कोई जाति है, कुछ भी है, वो आकर पाँव रखता है यानी कि बस जाता है, तो उसको कहते हैं जनपद। ये भी आपका 1 नंबर के हिसाब से है कि जनपद का क्या अर्थ है। तो जनपद का अर्थ है एक ऐसा भूखंड जहाँ पर लोग आकर बस गए। पैर रखने का मतलब बस गए वहाँ पर आकर। तो इस तरह से ये जनपद ही आगे विकसित होकर ये छोटे छोटे जनपद मिलाकर जब बड़े राज्य बने तो वो महाजनपद हो गए। तो अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे 2.1 टॉपिक की जो बिल्कुल स्टार्टिंग की पहली लाइन है। आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि 600 ईसा पूर्व की बात हो रही है। 6ठी शताब्दी मीन्स 600। तो 600 ईसा पूर्व का जो समय था उसको एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। ये जो पहली लाइन है बेटा, यही अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यही कई बार क्वेश्चन बन के आ जाती है कि 600 ईसा पूर्व को महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल क्यों कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा क्या था जो इसको इतना परिवर्तनकारी काल माना गया। तो इसमें आप देखो क्या क्या ऐसे समय में हुआ। इस समय में बहुत सारे राज्यों का विकास हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आरंभिक राज्यों का विकास हुआ। बहुत सारे नगरों का विकास हुआ। लोहे का प्रयोग बढ़ा। हड़प्पा सभ्यता जब तुमने पढ़ी थी वो लोग लोहे को नहीं जानते थे। वैदिक सभ्यता में लोग, हड़प्पा के बाद आई थी वैदिक सभ्यता, उसमें लोगों को लोहे के बारे में ज्ञान था। लेकिन 600 ईसा पूर्व का जो समय है इसमें लोहे का प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और सिक्कों का भी विकास हुआ। ये सारा काम कब हुआ, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। इसीलिए इसको बहुत महत्वपूर्ण माना गया। और यही वो समय था जब बौद्ध और जैन सहित कई दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ।
तो यहाँ विकास हुआ तक बेटा आप अंडरलाइन करो। मैं अंडरलाइन जरूर यहाँ पे करवा देती हूँ तुम्हें ऐसा लगता है बहुत सारा मैंने अंडरलाइन करवा दिया है, लेकिन जब मैं मुंह से तुम्हें सिंपल भाषा में बता रही हूँ ना, तो ऐसे ही आप सिंपल भाषा में पेपर में भी लिख सकते हो। जैसे कि अब हमारा क्वेश्चन है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय क्यों इतना महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी समय है। तो इसका पॉइंट नंबर 1 क्या हुआ, बहुत सारे राज्यों का विकास हुआ। सेकंड पॉइंट, बहुत सारे नगरों का विकास हुआ। थर्ड पॉइंट, लोहे का प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फोर्थ पॉइंट, सिक्कों का विकास बहुत हुआ। पांचवा पॉइंट, बौद्ध और जैन सहित कई दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। तो इसके 5 पॉइंट हमने याद कर लिए। अब इसके बाद आगे लिखा हुआ है कि जैसे ग्रंथ थे बौद्ध धर्म के थे या जैन धर्म के थे, तो उन ग्रंथों में बताया गया है कि महाजनपद नाम से 16 राज्य थे, यानी कि पूरा जो हमारा भारत है वो 16 राज्यों में बटा हुआ था, और हर राज्य को महाजनपद तब कहते थे। यानी कि भारत में कुल कितने महाजनपद थे, 16। और ग्रंथों में महाजनपद के नाम की सूची एक समान नहीं है, यानी कहीं कोई नाम है कहीं कोई नाम है, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो सभी ग्रंथों में मिले हैं। वो मेन कौन से हैं, वज्जी है, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती। ये ऐसे नाम हैं जो सभी जगह मिले हैं। तो इसका मतलब ये जब सभी जगह इनके नाम आए, इसका मतलब ये महाजनपद महत्वपूर्ण महाजनपद उस समय माने जाते होंगे, ऐसा समझा गया है। तो आपने ये जो फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा, इसमें ज़्यादा कोई बात नहीं थी। एक तो यही था कि 600 ईसा पूर्व का समय परिवर्तनकारी क्यों है। सेकंड, कुल कितने महाजनपद थे, 16, और उसमें ये महाजनपद थे जो कि महत्वपूर्ण थे। अब इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ बेटा, अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था। अब हम पढ़ रहे हैं कि महाजनपद जो थे वो 2 प्रकार के थे। महाजनपद मीन्स जो अलग अलग राज्य थे, समझ रहे हो ना आप। तो महाजनपद 2 प्रकार के थे। एक वो महाजनपद थे जिन पर राजा अपना शासन कर रहा है, और दूसरे जो महाजनपद थे वो गण और संघ के नाम से जाने जाते थे। और ये जो महाजनपद होता था गण और संघ वाला, इसमें एक राजा शासन नहीं करता था, कई लोगों का समूह शासन करता था, और उस समूह का प्रत्येक व्यक्ति जो है वो राजा कहलाता था। यानी हर व्यक्ति की इम्पोर्टेंस बराबर की थी, सारे ही राजा थे उसमें। तो अब आपने समझ लिया 2 तरह के महाजनपद थे। एक महाजनपद वो जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति राजा है, वो अपना शासन कर रहा है। दूसरा महाजनपद वो था जिसमें कि लोगों का एक समूह है जो शासन कर रहा है, और उस समूह के प्रत्येक व्यक्ति को का पूरा महत्व है, सबका एक जैसा महत्व है, और सभी व्यक्ति उसमें राजा कहलाएंगे। तो ये आपने राजा कहलाता था तक अंडरलाइन करना है। उसके बाद बेटा अगले पैराग्राफ पे आ जाओ। तो पहले पैराग्राफ में से पता चल गया अंडरलाइन क्या करना है। ये आरंभिक भारतीय इतिहास से शुरू करोगे अंडरलाइन करना, और उसके बाद 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है, यहाँ तक अंडरलाइन करोगे। नेक्स्ट वज्जी से शुरू करोगे और मिलते हैं तक कर लो। सेकंड पैराग्राफ जो है इसमें अधिकांश महाजनपद यहाँ से शुरू करना है, बिल्कुल स्टार्टिंग से, और कहाँ तक करना है आपने, प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था तक, यहाँ तक अंडरलाइन कर लो। अब अगले पैराग्राफ पर आ जाओ। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी। अब हर एक राज्य की अपनी अपनी एक राजधानी है, और उसको किले से घेरा जाता था सुरक्षा के लिए। अब किलेबंद जो राजधानी है, अब जो राजधानी है किलेबंद, उसका रखरखाव भी करना है। प्रारंभिक सेनाओं और नौकरशाही के लिए, मतलब सेना भी रखनी है, नौकरशाही भी चाहिए। नौकरशाही का मतलब राजा जो कर्मचारी वगैरह रखता है, तो उसके लिए भारी आर्थिक स्रोत की आवश्यकता होती थी, मतलब पैसा भी चाहिए। अब क्योंकि अब किले राजधानी है, उसको किले बंद भी किया है, उसका रख रखाव भी करना है, सेना भी रखनी है, कर्मचारी भी रखने हैं, तो भारी आर्थिक स्रोत की आवश्यकता होती थी, यानी उसके लिए पैसों की ज़रूरत होती थी। अब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने ग्रंथ लिखने शुरू कर दिए थे,
जिन उन ग्रंथों को कहा गया था धर्मशास्त्र। ये ब्राह्मणों के ग्रंथ थे धर्मशास्त्र। इन ग्रंथों में शासक सहित अन्य के लिए नियमों का निर्धारण किया गया। उन ग्रंथों में राजा के लिए भी नियम बनाए गए और बाकी लोगों के लिए भी नियम बनाए गए। और ये अपेक्षा की गई, यानी कि ब्राह्मणों ने ये बात लिखी उनमें कि जो शासक बनेगा, जो राजा बनेगा, ऐसे नहीं कि कोई भी राजा बन जाए, वो क्षत्रिय वर्ण का ही होना चाहिए। आपने 4 वर्ण पहले छोटी क्लासेस में भी पढ़े हुए हैं। तो ब्राह्मण ये कहते थे कि राजा हमेशा क्षत्रिय ही होना चाहिए। शासक जो है राजा, उसका क्या काम है, वो किसानों से, व्यापारियों से, शिल्पकारों से वो कर ले, भेंट ले उनसे। तो एक तरीका तो ये हो गया उनका पैसे लेने का, राजा का, कि क्या था, कर लेना और भेंट लेना। अच्छा, दूसरा वो यहाँ से अंडरलाइन करो बेटा, संपत्ति जुटाने का एक वैध उपाय पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना भी माना जाता था। पड़ोसी राज्य पर हमला करके भी वो पैसा इकट्ठा कर सकता था। तो यहाँ तक आप अंडरलाइन कर लो। तो इसमें जो है आपने पूरे महाजन पद में आपने जो टॉपिक पढ़ा महाजन पद का, उसमें सबसे पहले आपने बताया कि 600 ईसा पूर्व का समय एक महत्वपूर्ण बदलावकारी समय था। उसके बाद आपने बताया कि इसमें 16 महाजन पद थे। उसके बाद आपने बताया कि महाजन पद 2 प्रकार के थे। एक वे थे जिन पर सिर्फ राजा का शासन था, दूसरे वे थे जिनमें लोगों का समूह शासन करता था, और लोगों के समूह में हर व्यक्ति राजा होता था। हर महाजन पद की अपनी एक राजधानी होती थी। राजधानी को सुरक्षा की दृष्टि से किलेबंद किया जाता था। राजधानी के रखरखाव के लिए, सेना के लिए, नौकरशाही के लिए पैसे की ज़रूरत होती थी, और पैसों के लिए राजा किसानों से, व्यापारियों से, शिल्पकारों से कर लेता था, उनसे भेंट लेता था, या राजा फिर पड़ोसी राज्य पर हमला करके उनसे भी पैसे इकट्ठे करता था। तो ये सारा जो 2.1 में जितना मैंने अभी बोला है ना, वो सब लाइंस आपने अंडरलाइन करनी है। अब ये जो 2.1 हमने अभी पढ़ा, इसमें एक क्वेश्चन तो सीधा सीधा वही है जो मैंने बताया कि 600 ईसा पूर्व का समय बदलावकारी समय क्यों माना गया है। और जो दूसरा प्रश्न इसमें बनता है बेटा, वो आपकी बिल्कुल लास्ट में जहाँ ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है, उसमें क्वेश्चन नंबर आपका है सेकंड क्वेश्चन है, महाजन पदों के विशिष्ट अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। ये आपके बुक के पीछे दिया हुआ है दूसरा प्रश्न। तो महाजन पद के विशिष्ट अभिलक्षण, अभिलक्षण का मतलब होता है महाजन पद के बारे में ही तुमने सारा बताना है, उसकी विशेषताएं बतानी है। तो इसमें बेटा 2.1 में मैंने जितना अंडरलाइन करवाया है ना, यहाँ से 2.1 के सेकंड पैराग्राफ से, तो 2.1 का सेकंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ, उसको अंडरलाइन जितना मैंने करवाया है वो सारा इस सेकंड प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो 2.1 के जो पीछे के 2 पैराग्राफ हैं वो प्रश्न नंबर 2 का आंसर है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 2.2, 16 महाजन पदों में प्रथम मगध। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि कुल महाजन पद जैसे 16 थे, उसमें मगध ही एक ऐसा महाजन पद था जो नंबर 1 पे था, प्रथम था, सबसे शक्तिशाली था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पे क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था और वो क्यों था। या तो एसएससी पूछ लेते हैं, या सीधा कह देते हैं कि मगध के शक्तिशाली होने के पीछे क्या कारण थे। तो अब आप इसमें पढ़ोगे, तो इसमें यहाँ से आप अंडरलाइन करो, एक तो मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी। तो आप इसमें पहला पॉइंट ये बताओगे कि जो मगध था उसकी ज़मीन उपजाऊ थी, इसलिए वहाँ पर खेती की उपज अच्छी होती थी। ये हम क्या कारण पढ़ रहे हैं, मगध के शक्तिशाली होने के कारण। तो उसका पहला पॉइंट हो गया भूमि का उपजाऊ होना। मगध की भूमि उपजाऊ थी, वहाँ पर खेती की उपज अच्छी होती थी। दूसरे में आप अंडरलाइन करो ये लोहे की खदानें। ये जो मगध की हम बात कर रहे हैं ये आज का बिहार है बेटा, यहाँ पे लिखा है ना मगध के साथ ब्रैकेट में आधुनिक बिहार।
सेकंड पॉइंट लोहे की खदानें, अंडरलाइन करो। इसमें आप लिख दोगे कि मगध में लोहे की खदानें थी, यानी कि लोहा वहाँ पे भरपूर मात्रा में था। अब जब लोहा था तो उसमें उपकरण भी आराम से बन जाते थे, हथियार भी आराम से बन जाते थे। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया भूमि का उपजाऊ होना। सेकंड पॉइंट हो गया लोहे की खदानें थी जिससे कि उपकरण और हथियार आराम से बन जाते थे। तीसरा बेटा यहाँ जंगली क्षेत्रों वाला करो। जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे जो सेना के एक महत्वपूर्ण अंग थे। यानी तीसरा पॉइंट आपका बनता है हाथियों का, जंगल में हाथी जो है वो बहुत मात्रा में थे और सेना में हाथियों का होना मतलब एक बहुत खास बात थी। तो इसलिए ये हाथी जो है वो सेना में काम आते थे। नेक्स्ट पॉइंट है गंगा और उसकी उपनदियाँ जो थी, वहाँ पे गंगा भी वहीं से होके जाती थी। तो गंगा और उसकी जो उपनदियाँ थी वहाँ से जो आवागमन था, आवागमन मतलब परिवहन आने जाने का जो था वो सस्ता भी था और सुलभ भी था। तो ये पॉइंट हो गया अगला। उससे नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ बेटा कि कई जैन और बौद्ध लेखकों ने बताया है कि यहाँ जो राजा हुए थे जैसे कि बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद, ये राजा बहुत ही योग्य महत्वाकांक्षी शासक थे और इन राजाओं की नीतियों की वजह से भी जो मगध है वो बहुत शक्तिशाली बना। तो जितना मैंने अभी आपको फर्स्ट पैराग्राफ में ये जो बताया है ये प्रश्न हमारा कि मगध शक्तिशाली क्यों था का आंसर है। तो पहला पॉइंट भूमि का उपजाऊ होना, दूसरा पॉइंट लोहे की खदानें होना, तीसरा पॉइंट जंगलों में हाथी का होना, चौथा पॉइंट गंगा और उसकी उपनदियों से आवागमन होना, पांचवा पॉइंट यहाँ बहुत सारे योग्य और महत्वाकांक्षी शासक रहे जिनकी नीतियों से मगध शक्तिशाली बना। तो आपने इसके 5 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। इसके बाद जो है बेटा इसमें सेकंड में अब आपका अगर 1 नंबर में आ जाए अभी कौन सा महाजनपद शक्तिशाली था तब तो सीधा मगध ही हो गया, और क्यों था अगर आ जाता है तो उसमें ये सारे कारण आ जाएंगे। तो आज की यह पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में तीसरा टॉपिक शुरू करेंगे। देखियो कितनी